हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? भाई देखो क्या है यार कि अपन लास्ट एपिसोड में तो मिल लिए थे, है ना? नहीं, लास्ट वाले क्लास में बहुत सारी बातें की थी। और अब समय आ चुका है कि भाई हमारे इस इक्वालिटी के स्ट्रगल को, यानी समानता के स्ट्रगल को खत्म किया जाए, है ना? और इसीलिए भाई मैं लेके आया हूं आपके लिए जबरदस्त ताजा एकदम एकदम फ्रेश वाला, एकदम मजेदार वाला और अमेजिंग वाला मजेदार वाला टॉपिक, यानी कि हमारा स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। देखिए, इस टॉपिक में बहुत सारे इमोशन है, बहुत सारा ड्रामा है और साथ ही साथ बहुत सारी मजेदार बातें हैं जो हम सब सीख सकते हैं ना। तो तवा मत्स्य संघ के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद आया आपको? अरे याद करने से पहले मुझे ये याद आया कि जल्दी से भाई आपका स्वागत तो कर लूं। तो भाई स्वागत है आपका अपने प्यारे प्यारे अमेजिंग वाले प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पे। और फटाफट से असेंबल कर जाओ यार आपके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है आपके अमेजिंग और प्यारे कमेंट्स का। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूं भाई हमारे इस टॉपिक की, दैट इज स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, तो आपके मन में सर यही चल रहा होगा कि तवा मत्स्य संघ के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी लास्ट क्लास में, लेकिन सर इस बार क्या करने वाले हैं? तो लास्ट क्लास में हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई जो हमारा तवा मत्स्य संघ है वो फॉर्म क्यों हुआ, उसको किस प्रकार से विक्ट्री मिली, उसने एक जबरदस्त आंदोलन किया और इस आंदोलन के चलते जो मध्य प्रदेश सरकार थी उसने फाइनली इस बात को डिसाइड किया कि भैया बिल्कुल सही बात है कि तवा मत्स्य संघ वालों के साथ गलत हो रहा है, वहां पे रहने वाले ट्राइबल्स के साथ गलत हो रहा है, इसलिए फिशिंग करने का जो अधिकार है वो गांव वालों को ही दिया जाए। ठीक है, तो यहां पे तुमने देखा कि उन्होंने जो है शुरुआत जो है अपने नए साल की वहां के 33 गांव के लोगों ने मछली पकड़ के की। ठीक है, और मछली पकड़ने के बाद जो है उनको एकदम जो उनका अधिकार अभी तक खो गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में चला गया था, वो अधिकार, वो इक्वालिटी, वो समानता उनको वापस मिल पाई। ठीक है, तो अब कहानी वहीं से शुरू करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उस कोऑपरेटिव से वहां के जो मछुआरे थे, वहां के जो फार्मर्स थे, उनको किस प्रकार से मदद मिली। और साथ ही साथ बच्चे हम लोग एक और बारे में बात करेंगे, वो है हमारा भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। और लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं कहते क्योंकि भाई उसके अंदर कोई आत्मा बसी, लेकिन ये कैसा डॉक्यूमेंट है बच्चों? हाँ, तो ये क्या है ना, थोड़ा इमोशन इमोशन बहुत ज्यादा बह गया मैं। हाँ, तो भाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखी हुई बातें हम रियलिटी में एक्नॉलेज करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, और उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। ठीक है, चलिए। तो मुझे पूरा यकीन है यार कि आपको मजा बहुत आने वाला है ना, और मजा तो यार मेरे को भी आता है आप लोग के साथ बातचीत करके। तो ये पूरे आज के पूरे टॉपिक का सिनॉप्सिस था। उसके बाद लास्ट में एज यूजुअल जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं, तो वो सवाल यानी कि वो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा भाई। ठीक है, चलिए। तो बात करेंगे बच्चों आज हम किस चीज की, लेट्स हैव अ क्विक पेन डाउन। नंबर 1 तवा मत्स्य संघ, उसको कंटिन्यू करेंगे। भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे इक्वालिटी की, और फिर आपसे पूछेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल जिसका उत्तर आप कहां दोगे भाई? आपके अपने प्यारे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए। So let's get started. So with TMS, TMS का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे तवा मत्स्य संघ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार, जो आपका तवा मत्स्य संघ है। ठीक है, नाउ लेट्स राइट दिस डाउन। टीएमएस क्या है? हमारा तवा मत्स्य संघ। ये थोड़ा सा कम स्पेस घेरेगा। अब तवा मत्स्य संघ ने क्या किया, जब फिश वर्कर्स के अधिकारों के लिए फाइट किया है ना, जब इनको अधिकार मिल गया कि अभी आप तवा रिजर्वायर के अंदर, जो तवा नदी पे बना हुआ रिजर्वायर था, डैम के पीछे जो रिजर्वायर बना था, ठीक है, वहां पे अभी मछली पकड़ने का अधिकार इनको मिल गया है। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे एक कोऑपरेटिव को स्टैब्लिश किया गया। कोऑपरेटिव वाज स्टैब्लिश्ड। किस चीज को स्टैब्लिश किया गया भाई? कोऑपरेटिव वाज स्टैब्लिश। ठीक है, अब कोऑपरेटिव क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इरोड वाले एग्जांपल में बताया था, शर्ट इन द मार्केट में। याद आया कि मान लीजिए कि मेरे पास और आपके पास कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, हमने मिलजुल करके रिसोर्सेस को इन्वेस्ट किया, और साथ ही साथ जो भी हमारा बिजनेस हुआ, उससे जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी लॉसेस हुए, उसको आपस में इक्वल तरीके से शेयर आउट कर लिया। राइट, तो ऐसा जो सिस्टम है बिजनेस करने का, वो कहलाता है आपका कोऑपरेटिव। तो अगर हम बात करें, तवा मत्स्य संघ ने भी एक कोऑपरेटिव की शुरुआत की। ठीक है, एंड ये जो कोऑपरेटिव था बच्चे, इट यूज्ड टू परचेज फिशेस एट अ रीजनेबल प्राइस, है ना? सो भाई ये क्या करता था, ये हमारे फिशरमैन से एक सही दाम पे, सही प्राइस पे जो है मछलियों को खरीद रहा है। ठीक है, अब ये कोऑपरेटिव क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट को अरेंज करेगा और इसको, इन मछलियों को कहां बेचेगा? मार्केट्स के अंदर, जहां पे इन्हें एक अच्छा दाम मिल पाए। ठीक है, चले।
transport and sells them in the market, है ना? और क्यों भाई? टू गेट अ गुड प्राइस। तो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस पूरे एजेंडे को समझते हैं भाई बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है बच्चे, जो तवा मत्स्य संघ है उसने एक कोऑपरेटिव सेटअप किया है। इस कोऑपरेटिव का काम है कि हमारे मछुआरों से मछलियों को सही दामों पे खरीदा जाए, और साथ ही साथ उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता है। क्यों ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए? ताकि उन मछलियों को लेकर के आप मार्केट जा पाए, ठीक है? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, जब आप मार्केट जाएंगे तो आपको उन प्रोडक्ट्स का बेहतर दाम मिलेगा, और यही होता है हमारे यहाँ पे तवा मत्स्य संघ के कोऑपरेटिव के केस में, ठीक है? तो ये क्या करता है भाई, मछुआरों से मछली खरीद करके प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज करके उसको ले करके कहां जाते हैं, मार्केट जाते हैं, और मार्केट में जाके इनको एक बेहतर दाम मिल जाता है, राइट? तो आप कह सकते हो कि अभी जो है इनकी लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, राइट? सो दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्नड अर्लियर। तो अभी इनकी जो इनकम है अगर आप बात करो तो इनका इनकम कितना हो गया बेटा, 3x हो गया, यानी 3 times बढ़ गया है, ठीक है? इनका जो इनकम हो गया वो कितना हो गया, 3x हो गया, यानी पहले जितना कमाते थे उससे 3 गुना ज्यादा अभी अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है? साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो हमारा तावा है यानी जो हमारा टीएमएस है, ये हमारे फिशरमैन वगैरह को लोन्स भी देता है, ठीक है? लोन्स मतलब उधार देता है, जिससे वो अपने नेट्स वगैरह को, जो फिशिंग नेट्स होते हैं ना जिसमें मछलियां पकड़ते हैं, ऐसे डाल करके मस्त मछली तैर रही होती है, ऊपर से उसके ऊपर आके नेट गिरता है, मछली को लगता है ओ बाबा ये क्या हो गया भाई, ठीक है? तो मछली के वक्त और जज्बात सब बदल जाते हैं 2 सेकंड्स में। तो बहुत सिंपल है यार, जब उसके ऊपर नेट आके गिरता है ना, तो ये नेट कई बार जो है ना इतने यूजेज के बाद फट जाता है, तो ऑब्वियस सी बात इसका रिपेयर मेंटेनेंस जरूरी है, उसके लिए चाहिए पैसा। तो जो तवा मत्स्य संघ का जो कोऑपरेटिव है हमारा, बच्चे मछुआरों को लोन्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे अपने इक्विपमेंट, जो फिशिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको रिपेयर कर सके, उनका मेंटेनेंस कर सके। ये कुछ अच्छी चीजें भाई जो हमारे टीएमएस करता है, राइट? चले, तो आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं बच्चों। provides loans है ना? सो दैट्स प्रोवाइड्स लोन्स। क्या प्रोवाइड करता है बच्चे? लोन्स प्रोवाइड करता है, किस लिए? फॉर रिपेयरिंग एंड बाइंग ऑफ न्यू नेट्स, और बाइंग ऑफ न्यू नेट्स, ठीक है? चलिए, अब क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे जो हमारे किसान हैं दे आर गेटिंग कंपैरेटिवली हायर वेज। हायर वेज मतलब इनकी दिहाड़ी थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है? एंड साथ ही साथ बच्चे ये लोग क्या कर रहे हैं, रिजर्वॉयर के अंदर जो फिश का पॉपुलेशन है उसको भी प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको भी अच्छे से बचा के रख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि बच्चों की कहीं ना कहीं जो तवा मत्स्य संघ है उसने ये एग्जाम्पल को शो किया है कि जब लोगों की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको जब अपने अधिकार मिलते हैं प्रॉपर तरीके से, तो दे कैन बी रियली गुड मैनेजर्स, राइट? सो दिस इज व्हाट द तवा मत्स्य संघ हैज शोन। कि तवा मत्स्य संघ ने एक चीज बहुत क्लियरली शो की कि पहली बात, इनके जो लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनकी जो आमदनी है, उनका जो डेली इनकम है बेटा, एक तो वो बढ़ा है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इस रिजर्वायर के अंदर ये जो तालाब या लेक क्रिएटेड है, मछलियों की पॉपुलेशन को भी बड़े सही तरीके से मेंटेन करके रखा है। ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है कि जब लोगों को उनके सही अधिकार दिए जाते हैं, सही राइट्स दिए जाते हैं, इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज आउट करते हैं, राइट? और यही सिखाती है भाई हमारी तवा मत्स्य संघ की स्टोरी। तो कैसी लगी भाई हमारे तवा मत्स्य संघ का ये अमेजिंग स्ट्रगल इक्वालिटी को लेकर के, समानता को लेकर के? पहले इनकी लड़ाई थी उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट जिसको मछली पकड़ने का राइट दे दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था, और जिसने इनके साथ अनइक्वल चीजें करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोकल लोग थे उनको भगा करके सस्ते लेबर लेके आना, लेकिन इन्होंने एकजुट हो करके कहीं ना कहीं बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन किया, पीसफुल रूप से चक्का जाम किया, प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, है ना? और कहीं ना कहीं जो इनके प्रदर्शन का जो साउंड था, जो गूंज थी, वो सरकार तक पहुंची। सरकार ने भी उस पर एक्शन लिया, सरकार ने कमेटी बनाई, उसको बोला कि आप फाइंड आउट करिए कि गलती यहाँ पे किसकी है। और जब पता चला कि भैया गलती जो है यहाँ पे उन लोगों की, उन अथॉरिटीज की है जिन्होंने बिना कोई प्रॉपर अरेंजमेंट किए इन लोकल लोगों को अपने एरिया से डिस्प्लेस कर दिया, या गलती उन अथॉरिटीज की है, उन ऑर्गेनाइजेशंस की है जिन्होंने इस तवा डैम को बना दिया, लेकिन इस बारे में नहीं सोचा कि जो आसपास के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो वेजिटेशन है, जो एनवायरनमेंट है, आपका पर्यावरण है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
राइट तो ये कुछ मेजर मेजर चीजें हैं, लेकिन ये भी हार नहीं माने भाई। इन्होंने पूरा दम लगा करके, एकजुट होकर के, यूनाइट होकर के एक स्ट्रगल किया, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, राइट, समानता का अधिकार पाने का स्ट्रगल, अपने रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने का स्ट्रगल, अपनी लाइवलीहुड, अपना रोजगार अर्न करने का स्ट्रगल, और फाइनली संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से इन्होंने स्ट्रगल को जीता और अपने लाइवलीहुड को बेटर किया, इंप्रूव किया, साथ ही साथ नेचर को भी प्रिजर्व किया। तो आप कह सकते हैं कि बड़े सस्टेनेबल तरीके से इन्होंने अपनी चीजों को रन आउट किया। राइट बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल बहुत सिंपल है कि मुझे ये बताओ, जो तावा नदी है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भाई तावा नदी का ओरिजिनेशन क्या है, तो मुझे आप ये बताइए कि जो तावा नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। और आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर, तो कमेंट सेक्शंस को यूटिलाइज करिए, आपका वर्चुअल नोट पैड वही है, वहां पे जाइए और बताइए भाई मेरे को कि तावा नदी जो है ओरिजिनेट कहाँ से करती है, ठीक है। चलिए, और हम लोग चलेंगे इसके साथ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान, दैट इज अ लिविंग सोल, ठीक है। उसको लिविंग सोल क्यों कहते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, उसके पीछे ऐसा क्या कारण, क्या उसके हाथ पैर लगे हैं, क्या वो चलने लगता है, क्या वो नींद में चलता है, ऐसा कुछ नहीं यार। उसके अंदर का जो कंटेंट है, उसके अंदर का जो सब्सटेंस है बच्चे, उसका एक मीनिंग है, उसका एक वैल्यू है, और उसी वैल्यू के चलते हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कहते हैं एक लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। चल let's talk about this. Let me take a brighter color. Okay. So अगर हम बात करें फाउंडेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, चाहे वो किसी चीज के रिस्पेक्ट में हो, दैट इज जस्टिस हो गया या फिर इंस्पिरेशन हो गया, राइट। सो दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन वन सिंपल पॉइंट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हर एक इंसान को इक्वल समझता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन considers everyone to be equal, ठीक है। जो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको क्या मानता है, सबको इक्वल मानता है, ठीक है। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट on the basis of caste, color, gender, religion, economic status, and there can be many more, right? तो ऐसे किसी भी बेसिस पे भारतीय संविधान आपके बीच में भेदभाव नहीं करता, बिकॉज भारतीय संविधान के हिसाब से हर एक इंसान क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है, बराबर है। अब अगर आप देखेंगे बच्चों, जो मूवमेंट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं इक्वालिटी के लिए भारत में, उन्होंने हमेशा से भारतीय संविधान का रेफरेंस दिया है, राइट। मूवमेंट्स फॉर स्ट्रगल and equality they have referred to Indian Constitution. They have referred to Indian कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें जितने भी मूवमेंट्स आपके स्ट्रगल के लिए, इक्वालिटी के लिए, उन्होंने हमेशा से किसको रेफरेंस दिया है भाई, हमारे भारतीय संविधान को। इवन अगर हम बात करोगे जो फिश वर्कर्स थे आपके तवा मत्स्य संघ के, ठीक है, इनको इस बात का होप था कहीं ना कहीं कि जो संविधान में प्रोविजंस दिए गए हैं दे विल कम इनटू रियलिटी, ठीक है। और संविधान क्या कहता है आपका, वी हैव द राइट टू फ्रीडम। ये राइट टू फ्रीडम किस बात की है, राइट टू फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, टू डू पीसफुल प्रोटेस्ट। आप पीसफुल तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के किसी भी गलत कानून का, किसी भी गलत एक्ट का, किसी भी गलत नियम का, कोई भी ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के फेवर में नहीं है, हित में नहीं है, या आप कह सकते हैं सोसाइटी के लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं है, उसके अगेंस्ट पीसफुल तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल अधिकार है, राइट।
और कहीं ना कहीं जब तवा मत्स्य संघ के लोगों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, तो उनके दिमाग में एक बात बहुत क्लियर थी कि कहीं ना कहीं वो ये बात सोच रहे थे कि संवैधानिक रूप से वो जो भी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी बातें, संविधान में लिखी बातें सच साबित जरूर होगी। और ये बात बिल्कुल सही प्रूव हुई, है ना। उनके पीसफुल प्रोटेस्ट ने, उनके पीसफुल प्रदर्शन ने अपना रंग दिखाया और फाइनली जीत हुई उनकी, है कि नहीं बच्चों। तो कहीं ना कहीं जब कितने भी अगर हम बात करें मूवमेंट्स हुए, कितने भी अलग अलग आंदोलन हुए हैं, तो उन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया है। और इसलिए दिया है क्योंकि यहां पे लिखी गई बातों को एक्नॉलेज किया जाता है, माना जाता है और समझा जाता है। अगर इन बातों का कोई वैल्यू नहीं होता, अगर ये डेड सब्सटेंस होता, अगर लिखा हुआ संविधान में भारत के कोई मतलब ही नहीं रखता, तो बच्चे शायद इसको हम एक डेड डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान में लिखी गई बातें, उसमें लिखे गए कानून, रूल्स, एक्ट्स, ए लॉ होते हैं बच्चे। जो जितने भी चीजें हैं ये आपके इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। ये माने जाते हैं, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर लगाए जाते हैं, इन कानूनों को फॉलो किया जाता है, राइट। और इसीलिए डॉक्यूमेंट जो है आपका लिविंग डॉक्यूमेंट है। आप किसकी बात मानते हो? एक नॉर्मल लिविंग का मतलब क्या होता है? जो जिंदा हो। क्या आप मरे इंसान की बात मानते हो? नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ है, वो बात बता ही नहीं सकता आपको। आप किसकी बात को मानोगे, किसकी बात को फॉलो करोगे, किसकी बातों को इंप्लीमेंट करोगे? वो इंसान जो लिविंग है, जो जिंदा है, आप उसकी बात सुन सकते हो। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी बातों को रियलाइज किया जाता है, रियलिटी में फॉलो किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट डेड नहीं हो सकता। वो डॉक्यूमेंट क्या है बच्चे? अपने आप में लिविंग है, जिंदा है ना। चले, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है इस बात का दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी। सो बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडिया, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। है ना। भारत का संविधान क्या है बच्चों? इसका लिविंग डॉक्यूमेंट है। दैट मींस इट हैज रियल मीनिंग इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में इसका सही में कोई मतलब है, रियल मतलब है ना। इट मींस इट हैज रियल मीनिंग इन आवर लाइफ्स। ठीक है। चले, फिर अगर हम बात करूं बच्चों कि डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा जितने आपकी कम्युनिटीज हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं ना, दे ट्राई टू एक्सपैंड दिस आइडिया। ये डेमोक्रेसी के इस आइडिया को, इस आइडियोलॉजी को हमेशा बढ़ावा देते हैं ना। एंड दे ट्राई टू पुश फॉर मोर इक्वालिटी। ये हमेशा चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी समाज में हो, और साथ ही साथ जितने भी आपके एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, है ना। सो डेमोक्रेसी it aims for more equality and resolving existing issues। ठीक है। चल, हो ये इश्यूज का सही में इश्यूज बन गया भाई। ठीक है, इसको सही से लिखते हैं, प्यार से लिखते हैं, थोड़ा बुरा मान गया इश्यूज हमारा। ठीक है, चलो लेट्स राइट दिस डाउन। ठीक है भाई, चलो नाउ लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस। क्या भाई, क्या बोल रहा है हमारा एक छोटा सा प्यारा सा पैराग्राफ? हमारा क्या बोलता है भाई? सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि जब आप एक डेमोक्रेसी में है, जब आप एक लोकतंत्र के अंदर हैं बच्चों, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हमेशा जो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं, वो इस डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को और बढ़ावा देती, एक्सपैंड देती। कैसे? देखो, डेमोक्रेसी क्या कहता है? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक थॉट है, एक विचार है, एक सरकार है जहां पे आप हक रखते हो, आपके पास अधिकार है, आपके पास राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का। ठीक है। और यह भी अधिकार है कि अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स सही काम नहीं करते तो उनको गद्दी से आप उतार भी सकते हो। और गद्दी पे चढ़ाना और गद्दी पे उतारना ये आपके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही आता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं इलेक्शंस, यानी इसको आप कहते हैं मतदान। हिंदी में मतदान, इंग्लिश में कहे तो इलेक्शंस। अगर कोई पार्टी आपके एक्सपेक्टेशन तक परफॉर्म नहीं करती तो यू एज वोटर कैन डिस्प्लेस दैट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द पोजीशन। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब उस पॉलिटिकल पार्टी को आप इलेक्शंस में वोट नहीं डालोगे।
और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का दम तब तक है जब तक वो पॉलिटिकल पावर में है। अगर पॉलिटिकल पावर उसके पास नहीं है बेटा, उस पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो एग्जिस्ट करेगी लेकिन जो पावर होती है ना हाथ में, वो कहीं ना कहीं नहीं होगी। तो ये पावर देने वाले भी लोग हैं और लेने वाले भी लोग हैं, और डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करने वाली भी भाई जनता ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, तो एक डेमोक्रेसी के अंदर उन इश्यूज को सॉल्व करना और नए तरीके से इक्वालिटी प्रोवाइड करना बच्चे कहीं ना कहीं मेजर ऑब्जेक्टिव है किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार का। राइट, चलिए, तो इस पूरे चैप्टर में हमने यहाँ पे बात की बच्चों इक्वालिटी की, समानता की, हमने कुछ बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स देखे, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा कि यार किस तरीके से एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और किस तरीके से इसके जितनी भी वैल्यूज हैं ये हमारे रोज के जीवन में अप्लाई करती हैं, है ना, हमारे रोज के जीवन में स्टैंड ट्रू करती हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, है ना बच्चों। चलिए, तो साथ ही साथ बच्चे बहुत सारी चीजें आपने इस चैप्टर में पढ़ी, यानी कि हमने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी पढ़ी। और इक्वालिटी बच्चे एक ऐसा प्रोसेस है जिसको एक सेकंड में, एक झटके में तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन जरूर से इस चीज को एक्सपीरियंस किया जा सकता है और कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा सकता है। और एक डेमोक्रेटिक सरकार, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी बेसिस है भाई हमारे लोकतंत्र का, है ना, क्योंकि हमारा संविधान एकदम साफ शब्दों में कहता है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते। ठीक है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंगस्ट पीपल ऑन एनी ग्राउंड्स, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो आपके कलर के आधार पे हो, चाहे वो आपके कह सकते हो कास्ट के आधार पे हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे हो। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी डू नॉट प्रैक्टिस इनइक्वालिटी। ठीक है, आज भी अगर देखोगे भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को बैन करते हैं ना। अनटचेबिलिटी मतलब पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि भाई ये लोग जो थे, खासकर जो अपर क्लास के लोग हुआ करते थे सोसाइटी में, जो लोअर क्लासेस होते थे उनको बड़ा बायकॉट कर देते थे। ठीक है, उनको समाज से ही बायकॉट कर देते थे, यानी उनको पब्लिक प्लेसेस पे आना अलाउ नहीं था, पानी में हाथ लगाना अलाउ नहीं था, कॉमन कुएं में पीना अलाउ नहीं था, कॉमन मंदिरों में जाना अलाउ नहीं था। तो इस प्रकार की सारी चीजों को भारतीय संविधान ने बैन किया। उन्होंने कहा कि भाई ये सब गलत है, अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सो वी नीड टू प्रैक्टिस इक्वालिटी। और ये इक्वालिटी बच्चों तभी स्थापित हो सकती है, तभी स्टैब्लिश हो सकती है जब हम अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो जरूरी है कि भारतीय संविधान के बारे में जो पढ़ा है उसको और बढ़िया तरीके से जाने, अपने अधिकारों को जाने, अपने राइट्स को जाने, और साथ ही साथ ट्राई करें यार कि ये जो इक्वालिटी का लेसन, ये जो पार्ट हमने पढ़ा है ना, इसको आसपास भी अप्लाई करें, है ना। और शुरुआत होती है ना, कहते हैं ना, घर से होती है बच्चे, है ना। तो कभी भी जब कोई चीज को रियलाइजेशन में लाना होता है, ट्राई करिए कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में उस चीज को प्रमोट करिए, है ना। सो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको दिखता है कि कोई भाई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है किसी बेसिस पे, तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर आप गलत कर रहे हो, और रेफरेंस दीजिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ भाई टॉपिक करते हैं एंड, और पूछते हैं आपसे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल। राइट, चलिए, तो सवाल बहुत सिंपल है आपका। यू नीड टू जस्ट टेल मी दैट व्हाई is Indian Constitution known as a living document? Second question, how is equality promoted in a democracy? Question 3, what did TMS do to improve the income of fishermen? Okay, क्वेश्चन नंबर 4, क्या दूं भाई आपको, चले, what means did TMS use, TMS is Tawa Matsya Sangh, to fight for their rights? Okay,
सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस। इनको आप बड़े शॉर्ट तरीके से, प्यारे तरीके से आप लिख सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। पहला सवाल है कि व्हाई इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, हाउ इज इक्वालिटी प्रमोटेड इन अ डेमोक्रेसी, व्हाट डिड टीएमएस डू टू इंप्रूव द इनकम ऑफ फिशरमैन, एंड व्हाट मींस डिड टीएमएस यूज टू फाइट फॉर देयर राइट्स। टीएमएस ने कौन सा माध्यम यूज किया अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, टीएमएस ने ऐसा क्या किया जिससे फिशरमैन की इनकम इंप्रूव हो जाए, इक्वालिटी को डेमोक्रेसी में प्रमोट किया कैसे 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 किया जाता है, और भारतीय संविधान को आप एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे सवालों का आप आंसर दे सकते हैं। और इसी के साथ मेरी मुलाकात होगी आपसे कब भाई, अगले टॉपिक में। लेकिन तब तक के लिए क्या करना है भाई, इक्वालिटी प्रैक्टिस करनी है, मजेदार रहना है, अच्छा खाना है, बढ़िया रहना है, मस्त रहना है, चुस्त रहना है, दुरुस्त रहना है, और मिलते रहना है भाई कहाँ, आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू पे। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू।